सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को जय श्री राम। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले वाक्य। हम ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में तो लगभग 100% प्रत्येक वर्ष आते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनमें भी कई बार इनको पूछा जाता है कई अलग अलग तरीके से। राइट, तो हमारा जो पढ़ने का केंद्र बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा कि आज हम इस बात को सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यानी कोई भी वाक्य अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव में दिया है और उसे पूछा जाता है कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाने, तो इस चीज़ पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक नेगेटिव बनाने का वीडियो भी अपलोड किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं फिर इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। राइट, हाँ, अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि सभी आराम से इस टॉपिक को सीख पाएं और दूसरे लोगों का सहयोग हो सके। ठीक है, तो समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है, एक फर्स्ट इंटेरोगेटिव, एक सेकंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट इंटेरोगेटिव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सेकंड इंटेरोगेटिव कैसे बनता है उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव के बारे में आज चर्चा होगी। फर्स्ट इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर आपको फर्स्ट इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना स्टार्ट होगा। किससे? हेल्पिंग वर्ब, यानी सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी इस क्रम में आपको सेंटेंस को जोड़ना है। अब इनमें से कोई चीज़ नहीं दी गई है तो वो अलग बात है, जैसे ऑब्जेक्ट किसी में नहीं दिया गया है कोई टेंशन नहीं है, अदर वर्ड नहीं दिया गया है तो मन लगाओ उसकी जगह पे, लेकिन अगर दिया गया है तो क्रम आपका यही रहेगा। तो एक तो इस क्रम को अच्छे से याद कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, हाँ, इनकी हिंदी तो सभी जानते ही होंगे। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं और अदर वर्ड को अन्य शब्द कहते हैं। दिया किस क्रम में जाएगा तो ये भी देखिए आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद मेन वर्ब होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और इसके बाद अदर वर्ड होगा। इस क्रम में आपको वाक्य दिया जाएगा। कुछ सेंटेंस ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, तो उस चीज़ को भी हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब होगी तो कैसे बनाएंगे और नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे। दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 नंबर का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं। इसमें दिया है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य और ऑर्डर आ गया है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, यानी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है। तो जब भी इंटेरोगेटिव का ऑर्डर आए तो समझ लो फर्स्ट ही बनेगा। राइट, या ऐसे बोल सकता है चेंज इनटू फर्स्ट इंटेरोगेटिव, ऐसे ऑर्डर नहीं देता वो, ऑर्डर ऐसे होगा चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, तो हमेशा फर्स्ट बनता है। सेकंड अलग टाइप का होता है, उसको मैं आगे चर्चा करूंगा, ये मैं अभी भी आपको बता चुका हूं। अब देखिए, जैसा कि हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा था, सबसे पहले हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है ना, तो सबसे पहले हमने क्या लगा लिया, इज। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट लगा लिया। फिर क्या लिखना है, मेन वर्ब, लो मेन वर्ब लगा ली। अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा लिया। अब क्या लिखना है, अदर वर्ड है ही नहीं तो कोई बात नहीं है, सेंटेंस बन के तैयार। यानी कुछ नहीं करना है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से दी है तो आपको क्रम को उलट देना है, और क्रम भी कोई ज्यादा थोड़ी उलटना है। यानी यहाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दी होगी और यहाँ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बाकी का पूरा वही रहता है। मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद होती है, और इंटरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होती है और बाकी का पूरा वही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये डिफरेंस होता है ना, पॉजिटिव में हमेशा क्या होगा, फुल स्टॉप होगा लास्ट में, और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होगा। तो सेंटेंस का एक बार अर्थ समझ लेते हैं। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या हुआ क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हाँ वह क्रिकेट खेल रहा है। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है तो आप इस प्रकार से उसका इंटरोगेटिव बना सकते हैं। कुछ नहीं है, उस हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो और फिर देखो ऐसा कर लो, सिंपल सी बात है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज, इसको उठा लो सेंटेंस में से और पहले लगा दो। ठीक है, अब जो बचा है पूरा एक तरफ से लिखते जाओ। तो क्या बचा है, ही लिख दिया, इज लगी चुका, अब क्या लिख दिया, प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
बिल्कुल सिंपल तरीका, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो और फिर एक तरफ से पूरे वाक्य को जोड़ दो, कुछ भी हटाना और कुछ भी लगाना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो तीन चीजें होंगी, या तो सेकंड फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होगी। इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, एस या ई एस। ये मैं एक टेबल आपको बता देता हूँ, मैंने टाइप कर लिया पहले से ही, है ना। देखो, इन तीनों में से एक पक्का कुछ ना कुछ होगा, या तो सेकंड फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस होगी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेकंड फॉर्म है तो आपको नई सहायक क्रिया क्या बनानी है, डिड। फर्स्ट फॉर्म है तो नई सहायक क्रिया क्या बनानी है, डू। और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है तो नई सहायक क्रिया क्या बनानी है, डज। इस बात को याद कर लो आप। अगर आपको टेंसों का नॉलेज नहीं है तो, अगर टेंस का नॉलेज है तो ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होंगी, जहाँ तक मुझे आइडिया है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है तो डिड बनेगी, फर्स्ट फॉर्म है तो डू बनेगी, और फर्स्ट में एस या ई एस है तो डज बनेगी। और इसके बाद जो मेन वर्ब का रूप फॉर्म यूज होगा वो हमेशा फर्स्ट होगा। देखो, इसमें भी फर्स्ट सेकंड की फर्स्ट हो गई है, फर्स्ट इसमें पहले से है ही तो फर्स्ट रहेगी। इसमें एस या ई एस को हटा करके फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ई एस को मतलब हटा देते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब के लिए आपको पता होना चाहिए, सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट में बदल जाएगी, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगी, और फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस है तो एस या ई एस या आई एस को हटा करके केवल फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। अब देख लेते हैं एक सेंटेंस को बना के। ये देखिए, सेंटेंस हमारे सामने है, सुनील टीच हिंदी इन इंडिया, यानी सुनील भारत में हिंदी पढ़ाता है। तो इसमें तीनों में से कौन सी कंडीशन है, तो देखो ई एस लगी है। बात समझ में आ गई। ई एस का मतलब समझ गए हो गए आपके डज का यूज करना है, तो सबसे पहले आप डज लगा दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, डज लगा दो। अब एक तरफ से पूरे वाक्य को लिख दो, डज इसमें से लगा दिया। अब यहाँ पर उनको क्या लगाना है, सुनील, लो सुनील लग गया। टीच, इसमें से मैंने अभी बताया था ऐसे ये हट जाएगी तो क्या बचा, टीच, फिर क्या लगाना है, हिंदी, फिर क्या बचा, इन इंडिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करके और पूरे वाक्य को लिख दो, कोई परिवर्तन नहीं है। बस मेन वर्ब पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर वो सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट में बदल जाएगी, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगी, और एस या ई एस आई एस है तो उसको हटा करके वो फर्स्ट फॉर्म बनेगी। बाकी का आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, नंबर 3 नंबर का है ना, थर्ड सेंटेंस। इसको जरा देखिए, थर्ड सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, यू डिड योर वर्क। अब इसमें जो डिड है ना, यहाँ पे बच्चे गलती बहुत करते हैं। इस डिड को क्या समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं और नोट लगा के चले जाते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें डिड को पहले लगा दिया। ऐसा नहीं करना, ये डिड है ना बेटा, ये डू की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है, डू है, डू की सेकंड फॉर्म। ये थोड़ा सा एक बार आप देख लें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये टेबल है, यहाँ से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको आप जरूर याद कर लीजिए, डू, डू का मतलब होता है करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग, फिफ्थ फॉर्म होती है डज, और सिक्स फॉर्म होती है टू डू। तो इसमें जो डिड है ना, ये सहायक क्रिया होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो डिड जहाँ भी आपको दिखे या डज जहाँ आपको दिखे तो, और या डू आपको दिखे, तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि गलती होने के पूरे चांस हैं, यहाँ पे पूरे चांस हैं, राइट। अब उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डू, डिड और डज यहाँ पे जो यूज हुई हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह हुई हैं या मेन वर्ब की तरह हुई हैं। अब तुम कहोगे गुरुजी पहचाने कैसे, तो पहचानने का सीधा तरीका है, इनके बाद में अगर कोई मेन वर्ब दी है तो समझ लो आप ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही हैं, और अगर कोई मेन वर्ब नहीं दी है तो समझ लो कि यही मेन वर्ब हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो डिड दी गई है ना, इसके बाद कोई मेन वर्ब है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये खुद में ही क्या है, ये खुद मेन वर्ब ही है। और मेन वर्ब में भी क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डिड, ये सबको पता है। अब एक तरफ से लिख दो, मैंने कहा था ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, डू, ये यू लिख दिया, डिड लगा दिया, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या लगाया, यू। अब इसके बाद यू लग गया, लो साहब। अब जो डिड है ना, ये सेकंड फॉर्म है तो अपन को किस में बदलनी है, फर्स्ट में भी ऊपर पढ़ा था, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड की, डू, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। ये तुमने यहाँ नहीं लगाई, बस पूरा वाक्य गलत। अब क्या बचा, योर वर्क और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले सहायक क्रिया लगा दी, डिड। डिड क्यों लगी, ये वाली डिड नीचे उठ के नहीं आई है भैया। आप कहीं ये समझ लोगे इस डिड को सर ने नीचे लगा दिया, नहीं, ये जो डिड ऊपर दी है यू के बाद में, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म होती है तो उसमें सहायक क्रिया लगती है डिड, तो हमने यहाँ सहायक क्रिया लगाई डिड।
अब पूरा वाक्य आपको एक तरफ से लिखना है, तो यू, तो यहाँ पे यू लिख दिया। अब जो डिड है इसकी फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू। अब योर वर्क, आंसर तैयार हो गया इसका इंटरोगेटिव बन के। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में सब में लगाना है। अर्थ एक बार करके देख सकते हो इसका चाहो तो, यू डिड योर वर्क। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यू डिड योर वर्क, यानी तुमने अपना कार्य किया या तुम अपना कार्य करते थे। अब नीचे वाले सेंटेंस का क्या हो जाएगा, क्या तुम अपना कार्य करते थे या क्या तुमने अपना कार्य किया। अर्थ ले सकते हो, अगर आपको अर्थ कर पा रहे हैं तो और अच्छी खुशी की बात है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे। इसमें देख लो, सबसे पहले सब्जेक्ट है सीज द ताजमहल, यानी मोहन सीज द ताजमहल, यानी मोहन ताजमहल देखता है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, नहीं है पकड़ लो मेन वर्ब को, तो सी को पकड़ लिया। सी में क्या लगी है, एस, बस हो गया काम, एस मिल गई, हो गया। एस ई एस या आई एस, आप सबसे पहले क्या लगाओ, साइक्रिया डच। लगाने के बाद एक तरफ से लिखना चालू कर दो। अब क्या बचा है, मोहन, लो साहब मोहन लग गया। अब सीज मैंने अभी ऊपर बताया है कि एस ई एस या आई एस को हटा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें से एस हटी तो क्या बची, सी। अब क्या बचा, द ताजमहल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन के तैयार है। मोहन सीज द ताजमहल, मोहन ताजमहल देखता है। डज मोहन सी द ताजमहल, क्या मोहन ताजमहल देखता है, इंटरोगेटिव बन गया। राइट हाँ, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना, 5 नंबर के को। ही हैड ए न्यू कार, उसके पास एक नई कार थी या वह एक नई कार रखता था। अब यहाँ पर जो हैड है ना, ये हैड मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। कई लोग इसको हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं और हेड के बाद नॉट लगा दी और सेंटेंस को बना देते हैं, ऐसा नहीं है। ये हेड क्या है, सेकंड फॉर्म है। काय की सेकंड फॉर्म है, ये हैव की सेकंड फॉर्म है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे है, थोड़ा इधर आ जाइए फिर से, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। एक क्रिया होती है हैव, हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, देखो जी रही है। थर्ड फॉर्म होती है इसकी हैड, फोर्थ फॉर्म होती है इसकी हैविंग, फिफ्थ फॉर्म होती है इसकी हैज, और सिक्स फॉर्म होती है टू हैव। तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म है हैड। राइट, तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो हैड है किसकी तरह इसका यूज हुआ है। तो हैड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म जैसे ही मिली, बस हो गया काम। इसमें हमें डिड चाहिए, क्या चाहिए, डिड। तो लो साहब हमने डिड लगा दी पहले ही, कोई दिक्कत। अब पूरे वाक्य को लिख दो जैसा कि हमारा रूल है। तो सबसे पहले हमने ही लगा दिया सब्जेक्ट, लो सब्जेक्ट लग गया। अब हैड जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट में बदलनी है कि नहीं, तो हैड की फर्स्ट होती है हैव, हेड की फर्स्ट क्या होती है, हैव। हैव माने क्या होता है, रखना। अब जो बचा है लिख दीजिए ए न्यू कार और क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस तैयार। कंफ्यूजन में नहीं आना है। अरे भाई सिंपल सी बात समझो, जो हेड है वो सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होती है। पास्ट इंडेफिनिट होती है जब उसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें साइक्रिया लगती है डिड। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं तो अभी भी मैंने ये बात बताई है। तो सबसे पहले हमने क्या लगा दी, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट लगा दो ही, फॉर्मूला भी मैंने ऊपर बताया क्रम जोड़ने का। हेड की जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट क्या हो जाएगी, हैव। अब क्या बचा, जो है पूरा लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस तैयार। अब बात कर लेते हैं 6। इस सेंटेंस को थोड़ा मैंने इसलिए लिया है कि अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में होती हैं तो बच्चे गलती अधिकतर कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया है, दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 ईयर्स। दे माने वे, विल हैव बीन साइक्रिया है, स्लीपिंग माने सो रहे हैं, फॉर 5 ईयर्स माने 5 घंटे से, यानी वे 5 घंटे से सो रहे होंगे। अब इसे कौन से टेंस की साइक्रिया है ये आप देख चुके होंगे। तो विल हैव बीन किस में लगती है, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की साइक्रिया है। तो एक से ज़्यादा साइक्रिया आ जाती हैं तो बच्चे ज़्यादातर इनको गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को यहाँ पे उठाया है। तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है। अब आप लोग सोचोगे सर ने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब दी है तो उसको उठा के पूरी को रख दो और फिर एक तरफ से जोड़ दो, बात सही है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो सब एक साथ नहीं चलती, केवल जो पहली हेल्पिंग वर्ब होगी फर्स्ट वो ही मेन होती है। तो इसमें मेन कौन सी है, विल है। बाकी किसी से हमसे नहीं बोलना है। अगर अब आपने तीनों को उठाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, बिल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब। तो बिल को हमने पहले लगा दिया, बस हो गया काम। अब एक तरफ से लिखते जाओ बिना किसी टेंशन के। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के पूरे वाक्य को एक तरफ से लिखते जाओ। बस मेन वर्ब पे थोड़ा सा देख लेना, जरूरत हुई तो। वो भी सब टेंसों में नहीं होती है, सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट में या डूडज में होती है, जिनमें कोई साइक्रियाएं नहीं होती हैं, वहां जरूरत पड़ती है। तो बिल ले लिया। अब क्या बचा हमारा, दे। लो साहब दे लगा दिया।
अब क्या आ रहा है नंबर पे, हैव बीन, लो साहब हैव बीन लगा दिया। अब क्या आ रहा है, स्लीपिंग स्लीपिंग, फॉर 5 आवर्स आवर्स क्वेश्चन मार्क। क्या किया भैया, केवल बिल को ले लिया। अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, कोई तो इसमें से विल हैव को पहले लेगा, कोई विल हैव बीन को पहले उठाएगा। अरे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना है। एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो केवल पहली हेल्पिंग वर्ब को ही लेना है, बाकी की को जहां लगी है वहीं लगी रहने दो, उनको उठाओ मत, और क्रम जब उनका नंबर आए तब लगा दो, कंप्लीट, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जरूर विशेष ध्यान रखना, 6वें नंबर के का। और भी आप लोग गाइड सीरीज में जब एक्सरसाइज करोगे, एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत एग्जाम्पल दिए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों के समझ में जो फर्स्ट क्लास तरीके से टॉपिक आ गया होगा। अब ये टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो चुका कि आपको कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो उसका आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से इंटरोगेटिव बना सकते हैं किसी भी सिंपल सेंटेंस का। हाँ, इंटरोगेटिव का सिंपल भी बना सकते हैं, इसके उल्टे रूल्स हैं, बोल्टे लगेंगे, है ना। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इंटरोगेटिव या नेगेटिव होता है तो उस पर कैसे बनाते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं जरूरत पड़ेगी तो, जैसे इंटरोगेटिव के साथ में कभी कभी नेगेटिव पूछ लेते हैं। नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, जब भी इंटरोगेटिव के साथ में नोट दिया रहता है, यहाँ जैसे इज के बाद में यहाँ नोट दे दिया, ऐसे सेंटेंस दे दिया, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको क्या करना है, जब इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। हर एक में यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद नोट। जैसे इसमें मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए। पॉजिटिव में हमेशा नोट कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंटरोगेटिव में हमेशा नोट कहाँ लगेगी, सब्जेक्ट के बाद। इस सेंटेंस में नोट कहाँ लगेगी ये भी देख लो, आ जाइए यहाँ पे, ये सेंटेंस है ना, तो इसमें बिल पहले हो गया, दे हो गया, तो नोट इसमें लगेगी दे के बाद, ये ध्यान रखना कहाँ लगेगी, दे के बाद। अगर ऊपर वाले में बिल के बाद नोट दी होगी तो। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा और पूछ रहा होगा वो, जैसे मान के चलिए फर्स्ट, जैसे सेंटेंस ऊपर वाला नेगेटिव में दे दिया जी, और उससे पूछा गया कि इसको इंटरोगेटिव बनाओ, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लगा दीजिए, बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, सबको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर आ चुका होगा समझ में, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने सिंपल पैटर्न पे पढ़ाया है। मैं इसको चाहता बहुत कठिन भी बना सकता था, लेकिन मेरी हैबिट ही नहीं है कठिन चीज़ को विद्यार्थियों को कठिन तरीके से पढ़ाना। मतलब कितनी भी कठिन चीज़ हो इंग्लिश में, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने 2 बार वीडियो देख लिया अच्छे से तो वो चीज़ आपकी क्लियर होगी, और इसी प्रकार से एक शानदार वीडियो आपको मिलेंगे पर डे। यानी सप्ताह में मैं 5 वीडियो अपलोड करने का मेरा टारगेट है। 2 दिन का मैंने टाइम खाली रखा है रेस्ट के लिए, तो 5 वीडियो अपलोड होंगे, तो आप लोग अच्छे से देखें सभी विद्यार्थी, और जितने भी अपने मित्र हैं सबके लिए शेयर करो ताकि सभी देखें और इसका फायदा उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।